आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 एनसीईआरटी सोशियोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 3 है, यानी नागरिक शास्त्र का चैप्टर नंबर 3, उसको हम गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। तो इस अध्याय का नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। और इस चैप्टर में बताया गया है कि भारत एक विविधताओं वाला देश है। यहाँ लोगों में कई प्रकार की सामाजिक अंतर पाए जाते हैं। बेसिकली यही सब के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, तो लैंगिक, धार्मिक और जातिगत, ये कभी ये अंतर कभी कभी सामाजिक असमानता और राजनीतिक मुद्दों का रूप ले लेते हैं। लोकतंत्र का उद्देश्य इन विभिन्नताओं का सम्मान करते हुए समानता स्थापित करना है। ठीक है, फिर आते हैं लैंगिक मसले। ठीक है, लैंगिक विभाजन क्या होता है? समाज में महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग भूमिकाएं देना लैंगिक विभाजन कहलाता है। सार्वजनिक और निजी जीवन का विभाजन। ठीक है, पुरुषों को अलग काम देना, लड़कियों महिलाओं को अलग देना, उनको अलग दृष्टि से देखना, तो यही प्रकार का जो विभाजन होता है ये लैंगिक विभाजन कहलाता है। फिर आता है परंपरागत रूप से, यानी पुरुषों को घर के बाहर का कार्य सौंपा गया। ठीक है, परंपरागत तौर से, और महिलाओं को घर और परिवार का जो है जिम्मेदारी उनको दी गई। लेकिन यह विभाजन प्राकृतिक नहीं बल्कि सामाजिक सोच का परिणाम है। ठीक है, फिर आते हैं महिलाओं की स्थिति। महिलाओं ने शिक्षा, विज्ञान, राजनीति और प्रशासन में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, फिर भी कई समस्याएं मौजूद हैं। ठीक है, कम राजनीतिक प्रतिनिधित्व, वेतन असमानता, घरेलू हिंसा, शिक्षा में असमान अवसर। ठीक है, फिर आते हैं नारीवादी आंदोलन। महिलाओं ने समान अधिकार और अवसरों के लिए आंदोलन किए। उनकी मुख्य मांगें क्या थीं? शिक्षा में समान अवसर, रोजगार में समान अवसर, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, समान वेतन। ठीक है, फिर आते हैं राजनीति में महिलाओं की भागीदारी। तो क्या भागीदारी? भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ रही है। उदाहरण के लिए पंचायत और नगर निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण, संसद और विधानसभाओं में भी भागीदारी बढ़ाने का प्रयास। ठीक है, लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलेगा। ठीक है ना। फिर आते हैं धर्म राजनीति, धर्म और राजनीति। तो इसमें क्या है? भारत अनेक धर्मों वाला देश है। ठीक है, धर्म लोग की आस्था से जुड़ा होता है, सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। ठीक है, और फिर आता है सांप्रदायिकता। तो जब धर्म को राजनीति में इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ बताया जाए और धार्मिक समूहों के बीच संघर्ष पैदा हो, तो इसे हम सांप्रदायिकता कहते हैं। ठीक है, तो सांप्रदायिकता के रूप क्या है? अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना, धार्मिक समुदायों के हितों को अलग मानना। ठीक है, अपने धर्म को ही श्रेष्ठ मानना। ठीक है, और धार्मिक समुदायों के हितों को अलग मानना, राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का उपयोग करना, सांप्रदायिक हिंसा करवाना। तो यही सब जो है सांप्रदायिकता के उदाहरण हैं। फिर आते हैं धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, तो इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत। इसका अर्थ है राज्य किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं देता, सभी धर्मों को समान सम्मान मिलता है। नागरिक अपनी पसंद का धर्म मान सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता भारतीय लोकतंत्र का महत्वपूर्ण आधार है। ठीक है, फिर आते हैं जाति और राजनीति। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था का लंबे समय तक प्रभाव रहा है। जैसे जाति के आधार पर व्यवसाय तय होते हैं, सामाजिक भेदभाव होता है, निम्न जातियों को अवसर नहीं मिलते थे। ठीक है, तो पहले क्या होता था? जाति के आधार पर जो है उनको काम काज दिया जाता था और उनके साथ भेदभाव किया जाता था, और निम्न जातियों को उनके अवसर छीन लिए जाते थे, कम मिलते थे। फिर आते हैं आधुनिक परिवर्तन। तो आज शिक्षा का विस्तार बढ़ा हुआ है। ठीक है, शहरीकरण बढ़ा और लोगों को विभिन्न व्यवसायों के अवसर मिले, फिर भी जाति का प्रभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, फिर आते हैं राजनीति में जाति की भूमिका। तो राजनीति पर जाति का प्रभाव क्या है? तो उम्मीदवारों का चयन कभी कभी जातीय समीकरण देखकर किया जाता है। चुनाव में जाति महत्वपूर्ण कारक बन सकती है। जाति पर राजनीति का प्रभाव क्या है? पिछड़ों वर्गों को प्रतिनिधित्व मिला, सामाजिक न्याय की मांग मजबूत हुई, आरक्षण जैसी नीतियाँ लागू हुई। ठीक है, फिर आते हैं जातिवाद। तो जातिवाद क्या होता है? जब कोई व्यक्ति या समूह केवल अपनी जाति के हितों को सर्वोपरि मानता है तो इसे जातिवाद कहते हैं। जातिवाद सामाजिक एकता को कमज़ोर करता है, लोकतंत्र के लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन सामाजिक न्याय और समान प्रतिनिधित्व की मांग लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सकारात्मक हिस्सा मानी जाती है। ठीक है, फिर आते हैं लोकतंत्र और सामाजिक विविधता। तो लोकतंत्र का उद्देश्य क्या है? सामाजिक समुदायों को प्रतिनिधित्व देना, सभी जो समुदाय हैं उनको प्रतिनिधित्व देना, समान अवसर प्रदान करना, भेदभाव समाप्त करना, सामाजिक न्याय स्थापित करना। भारत का लोकतंत्र विविधताओं के साथ लेकर विविधताओं, जितनी भी विविधता हैं हमारे देश में, उनको साथ में लेकर चलने का प्रयास करता है। ठीक है, फिर आते हैं इस चैप्टर में क्या आपको बताया गया। तो क्या बताना चाहता है चैप्टर आपको? तो लैंगिक समानता आवश्यक है, धर्म का राजनीति
राजनीतिक दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। जाति आधारित भेदभाव समाप्त होना चाहिए। लोकतंत्र सभी समूहों को समान अवसर देता है। ठीक है। फिर इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट जो कि आपको मतलब इस विशेष रूप से याद रखना है तो क्या है, लैंगिक विभाजन सामाजिक रूप से निर्मित है। ठीक है। नारीवादी आंदोलन समान अधिकारों की मांग करता है। सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए खतरा है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है। इसको हम देश कर रहे हैं, मतलब भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, राज्य नहीं। जाति और राजनीति एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सामाजिक न्याय लोकतंत्र का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाना आवश्यक है। ठीक है। उसके बाद फिर आता है अध्याय का सार, मतलब आपने इस चैप्टर में बेसिकली क्या सीखा। तो यह अध्याय बताता है कि भारत में लैंगिक, धार्मिक और जातिगत विविधताएं समाज और राजनीति को प्रभावित करती हैं। लोकतंत्र इन विविधताओं को स्वीकार करते हुए समानता, सामाजिक न्याय और सभी समूहों को प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देता है। महिलाओं के अधिकार, धर्मनिरपेक्षता और जातिगत समानता भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण आधार हैं। ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।